मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है कार प्लस। पता है कि सवेरे में हम लोग का सीरीज चला रहे थे। करीब बच्चे चैनल में हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसे रहा होगा तो इसे लाइक कर शेयर कर दीजिए। जो हमारा रूटीन है उस हिसाब से सवेरे 7 बजे आपका साइंस में केमिस्ट्री आ रहा है, दोपहर 2 बजे आप लोगों का बायोलॉजी आ रहा है और शाम के 7 बजे आपका जो आ रहा है वो फिजिक्स की क्लास आ रही है। इसके अलावा हमारा एक BHPCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारा एक ट्रेड स्पेशल बैच जो कि खास तौर से इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है सिलेक्शन दिलाने में। वो सेशन आपका शाम के 4 बजे आ रहा है। सभी सेशन आप तैयारी को सही दशा का देने का मेरे बात यहाँ आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सीरीज जो चला रही है संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लाई गई है। पहला प्रश्न आप पर ये रहा कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप लोगों से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग आकर्षण बल की बात करेंगे सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आकर्षण बल होता क्या है। तो जिस बल के द्वारा किसी भी पदार्थ के अणु आपस में जुड़े होते हैं उसको आकर्षण बल कहा जाता है। बल के द्वारा मैंने क्या कहा कि जिस बल के द्वारा किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं आपस में जुड़े होते हैं उसको आकर्षण बल कहा जाता है। और ये जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है आपका गैस। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को देख आकर्षण बल हो गया कि सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में और उसके बाद आपका गैस में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम किस में होता है, हम लोग मार देंगे कि सॉलिड में होता है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि न्यूनतम किस में होता तो मारते हैं इसका आंसर गैस मारते। यहां से एक चीज और आपको याद रखना है, आकर्षण बल होता लेकिन अंतराण्विक स्थान मॉलिक्यूलर स्पेस आणविक, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की जब बात की जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये होता है सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद आपका लिक्विड में और सबसे कम जो अंतराण्विक स्थान होता है वो होता है में, ये होता है भैया सॉलिड में। तो रिवर्स हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है आपस में क्या हो जाता है आपका रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 4 आएगा, जिनका भी 4 आ रहा है उनका सही और सही आंसर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में, मैटर के संदर्भ में हमको कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों के पता करना है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, क्या ये बात सही है? आप कहिएगा सर ये तो गलत बात है और गलत कथन ही हमको पता करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही और सही आंसर है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, और जो तीनों है पदार्थ किसको कहते हैं? जो कि क्या करता है, स्थान को घेरे और जिसमें क्या हो, आयतन हो। इट हैज स्पाइस ऑक्युपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम। इसके पास क्या होता है, यह स्थान को घेरता है और जिसका आयतन होता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसमें मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और अगर वो 2 मॉलिक्यूल बीच में है तो उसके बीच आकर्षण बल होगा ही होगा।
कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, की बात आप लोगों से की गई है। ये क्या बोला है कि ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होता है, गलत बात है भाई। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण की जैसे ही बात आएगी तो ये गैस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए, इनके बीच जब से ज्यादा गैप होता है यानी ये भी गैस का बात होता है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से क्या होता है, मैं अरेंज होता है। ऑप्शन नंबर 3 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर है। और यही कारण है कि ठोस के बीच जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ये एक अरेंज मैनर में, एक व्यवस्थित क्रम में इसके अणु जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ठीक है, अगर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, लेकिन टोटल अभी तक पदार्थ की 8 अवस्था जो है वैज्ञानिकों के द्वारा तय की गई। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 5 मारने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BIC। यहां तक 5 की बात यहां पर की गई। ठीक है, अगर आपने हमारे इस केमिस्ट्री के प्रीवियस सीरीज को देखा है, जिसमें हम आपको ये सीरीज करवा रहे हैं, उसमें हमने आप बताया था किसके बारे में, JIT, पदार्थ की 8वीं व्यवस्था का नाम क्या है, JIT के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि इसमें से कौन सा जो है पर्यावरण में या फिर वातावरण में आप देख सकते हैं एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग 3 मारने वाले होते हैं। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन पदार्थ की अब तक 8 अवस्थाओं की खोज हो चुकी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमको पता करना। करते हैं भैया, कौन सी बड़ी बात है, अमोनिया है, ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, सभी लोगों को पता है। NH3 होता है, कितना होता है, NH3 होता है, सभी लोगों को पता है। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14, रेशियो निकालना है हमको किससे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होता है भैया, आप कहेगा सर 1 होता है, 1 × 3 करो, कहीं आपको दिख रहा है, आप बोलेगा सर 14:3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है वो अनुपात है। किसके आधार पर, द्रव्यमान का अनुपात हम लोगों ने यहाँ पर पता किया है। देखिए 14:3 किससे है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही और सही आंसर है। बिल्कुल प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपके सीरीज में, तो आप लोग करेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, तो में द्रव्यमान के अनुसार C और O का अनुपात आप लोगों से पूछा है। से यहाँ पर हमसे किसे पूछा है, CaO। इसके बारे में 2-3 चीज आपको सबसे पहले याद रखना है। इसको हम लोग बिना बूझा चुना बोलते हैं। जो पॉइंट हम लिख रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, बिना बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विकलाइम। 2 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा, हमने क्या कहा, बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विकलाइम। ये किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है। और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, इसको हम लोग बूझा हुआ चूना बोलते हैं और स्लैक्ट लाइम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला है द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात, आप लोगों ने डाल ही लिया होगा। डालते हैं भैया, लिखिएगा कैल्शियम रेशियो ऑक्सीजन आपको पता कर। कैल्शियम का 40 हो, ठीक है, 20 दूनी का ये 40 हो जाए।
परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, तो 40 रेशियो 16। काट के देखते हैं कितनी बार में, 2 बार में, और ये आपका 5 बार में, यानी 5:2 हमको कहीं दिख रहा है। आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा होगा, और ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही और सही आंसर, ठीक है। चलिए, याद हो गया आप लोगों को कैसे इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आपको निकालना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पता होगा, आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग लगा सकेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आ गया है जी, आ गया है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। सही क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हमसे, ठीक है। पानी यानी H2O की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, H2O की बात हो रही है। तो यहां से निकाली क्या हो जाएगा, H2 रेशियो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो हमको पता करना। हाइड्रोजन की जो होती है कितनी होती है, आप बोलेगा कि सर 1 होता है, तो 1:2, चूंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलिए रेशियो, आइए रेशियो देखते हैं ऑक्सीजन का कितना, जस्ट अभी हमने देखा था 16 होता है, ठीक है। यहां से देखिए 2 रेशियो आपका कितना है, आपका 16, कट जाएगा 1 बार में और आपका 8 बार में, यानी आप ये कहेंगे कि सर हाइड्रोजन और जो हमारा ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8 में है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। गलती से अगर हमसे ये पूछ लेता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ लेता, तो ये हमारा 8:1, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा हमारा वो 1 होगा। या फिर अगर हमसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछता, तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन, क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो बदलेगा, लेकिन या तो 1:8 या फिर 8:1, दोनों एक बात आपका हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान का अनुपात आपको पता कर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करिएगा। यहां देखिए हमने आपको जस्ट बता दिया है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात, सेम चीज आपको यहीं पता करना, सेम चीज आपको यहां पता करना है। बताइएगा इसका आंसर, कौन लोग बताएंगे जल्दी से। N2 पूछा है और H2 का पूछा है, सीधा सीधी बता दीजिए क्या हो जाएगा, कौन बता रहे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नहीं तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख लीजिएगा, आप लोग को जो आंसर है वो पता लग जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करते हुए आगे चलना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन ने किस का सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने आपको गुणित अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको जोसेफ प्राउस ने दिया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन साहब ने। लेकिन ये दोनों जो नियम थे, दोनों जो हमारे ये नियम थे, ये हमारा रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, बी मार दीजिए, ठीक है। क्या मार दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यहां तक मेरी बात, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए स्थिर अनुपात का क्या था, जोसेफ प्राउस ने आपको दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर साहब ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या सबसे पहले इन्होंने की थी, उन्होंने ही की थी, लेवोजियर साहब ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने होते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बोलिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन है
तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमारा 6 और एटॉमिक मास जो है वो है हमारा 12। ठीक है, आगे आइए, हाइड्रोजन की बात हुई है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी आपका 1 ही होने वाला। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी मार दीजिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान तो 12 यूनिट और 1 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आप लोगों को पता कर, ऑक्सीजन के का द्रव्यमान आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, उसका मोलर द्रव्यमान पता कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, मोलर द्रव्यमान किसका, जिसका भी एक अणु का निकालना हो उसका मोलर द्रव्यमान पता करो। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है इसका 32। ठीक है, O2 यह फॉर्मूला होता है, तो ये कितना हो जाएगा, O2 यानी कि 32। और जितना भी मोलर द्रव्यमान को एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अरे यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इसमें कहीं। चलिए इसको आप काट के देखिए कितनी बार में कट रहा है, 6 के टेबल में 5 बार कट रहा है। उसके बाद देखिए 5 बार में कटेगा, उसके बाद आप देखें कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी 3 के करीब आएगा, 5.3 के करीब आएगा। टू 10 टू द पावर आपका -23 हो जाए। ठीक है, ये कट जाएगा पूरी, ये पूरा ये। अरे ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका। देखिए किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको पता करना हो, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको पता करना हो, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली में आंसर वही आपका आना है। सबसे पहले उसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करो और मोलर द्रव्यमान को एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है आपका वो पता लग जाएगा। किससे डिवाइड करना है, मोलर द्रव्यमान को क्या करो, एवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करो, आंसर पा जाओ। क्लियर है? आ जाइए अगले। मैग्नीशियम के 144 ग्राम परमाणु में कितने मौजूद होते? ठीक है, यानी हमको क्या पता करना है, मोल, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मोल बराबर होता है ग्राम अनुभार या फिर ग्राम अणु या फिर परमाणु, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, ग्राम अणुभार या फिर ग्राम परमाणु भार और डिवाइडेड बाय उसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर बोलेगा। तो देखिए हमको दे रखा गया है कितना ग्राम परमाणु, हमको 144 दे रखा गया है, और अब हमको निकालना है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का याद रखेंगे एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो होता है 12 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 24। तो देखिए आणविक द्रव्यमान हमारा 24 आ गया है, डिवाइड करिए 6 बार में आएगा, 6 मोल आपका यहां से निकलने वाला है। ऑप्शन नंबर सभी लोग सी बी मार दीजिए, जिनका भी बी आएगा का सही और सही आंसर। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं। याद रखिएगा मोल बराबर ग्राम अणु या फिर परमाणु भार बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आप लोगों को पता होता है, यहाँ पर आपको मोल देगा तो ग्राम अनुभार पूछ लेगा, और अगर हमसे वो ग्राम अनुभार देगा तो मोल की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर हमसे मोल की संख्या पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में बच्चे देख के इनको समझ ही नहीं आया कि आखिरकार क्वेश्चन पूछा क्या है। और इस क्वेश्चन में आपको कलम उठाने की जरूरत तक नहीं है, पढ़ना है और आंसर टिक कर देना है।
कलम भी नहीं उठाना है, कुछ सोचना भी नहीं है। इस तरह की जब आंसर होगा 1 मोल, क्या होगा उसका आंसर? और 1 मोल बराबर आपको पता है क्या होता है? 2.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाए, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 23 होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर, सभी लोग एक मार दीजिए, बिल्कुल ही आपका सही है। तो आप कहिएगा कि सर कैसे आया, इसको जानना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल जानते हैं कैसे आया है, क्यों आया। क्वेश्चन क्या कहा पर 273 डिग्री के, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पर क्या है कि 1 डेसीमीटर क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की न्यूनतम मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो वहां पर 1 मोल होगा, 1 मोल का यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान आपको दे रखा गया है, यानी आपको ऑक्सीजन का मास दे रखा गया है, मास ऑफ O2 कितना दे रखा गया है भैया? मास दे रखा गया हमको 32.8 दे रखा, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ O2 दे रखा गया है, डेंसिटी ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना दे रखा गया भाई? 1.429, ठीक है, और हमसे निकालने क्या बोला है कि वॉल्यूम बराबर व्हाट, वॉल्यूम बराबर आयतन क्या होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि रो बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि रो हमारा डेंसिटी है, एम हमारा मास है, भी हमारा वॉल्यूम है। देखिए रो का मान हमको दे रखा गया है 1.429 ग्राम है भैया, 1.429, ठीक है। चलिए बराबर हमको मास दे रखा गया है कितना? 32.8 बाई वॉल्यूम, यानी आप V बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो V बराबर जो आपका आएगा 32.8 बाई आपका 1.429, यहां से कुछ कटेगा, देखिए डेसिमल से एक यहां से कितना हो जाएगा? एक डेसिमल से हम लोग एक डेसिमल खत्म करेंगे तो 14.22 आएगा, और 14 जैसे ही आएगा डेसिमल यहां चला जाएगा, 14 का 28, 2 हो गया। उसके बाद देखिए कितना बचा आपके पास? 2 बचा हुआ है, यहां पर देखेंगे फिर कितना आएगा? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी लोगों के 1 आ जाएंगे, भाग दे लीजिएगा, आप लोग का आंसर जो है वो क्लियर है भाई लोग? ऐसे हम लोग यहां से कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब हो गया जो मिल जाए वो भौतिक, ना मिले तो? जो चीज सारा कुछ क्रिया होने के बाद अगर वो आपको प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और भी होने के बाद जो बदल जाए तो हमारा जो बदल गया वो रासायनिक जो नहीं है तो हमारा, तो जो चीजें बदल जाती हैं वो परमानेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस का द्रव में पिघलना, ठोस का द्रव में पिघलना क्या ये हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नहीं है सर। पदार्थ का फर्मेंटेशन जो है ये हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यही हम लोगों को पता करना था। ऑप्शन नंबर सभी लोग मार दीजिए 3, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोगों को? बिल्कुल नहीं होगा यहां तक आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, यानी हमको फिजिकल चेंज पता करना। फिजिकल चेंज कहने का मतलब क्या? जो कि सारा कुछ होने के बाद भी वो आपके पास आ जाए। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? हमने क्या कहा? समझ गए होंगे, काफी समझदार बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है। गलत में ना लेके जाइएगा इस तरह की चीजों को, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये हम लोगों को पता कर। ईंधन का दहन ये आप, वैद्युत अपघटन ये भी हमारा केमिकल ही है, ऑक्सीकरण ये भी हमारा केमिकल ही है,
प्लेटिनम तार का जलना ये हमारा फिजिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सभी लोग मार दीजिए, क्या हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? देखिए जैसे कोई बर्फ था, बर्फ का टुकड़ा को हमने क्या कर दिया है, हीट दे दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया, कुछ देर बाद वो पानी बन जाएगा, चेंजिंग हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चला आया। लेकिन उसी लिक्विड को फिर से अगर हम दोबारा अगर फ्रीजर में जाके रख दें तो क्या वो सॉलिड बन जाएगा, क्या वो आइस बन जाएगा? आप बोलेगा कि सर बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, जो मिल गया वो फिजिकल, ना मिला वो। अब देखिए जैसे कि कोई पेट्रोल है, कोई डीजल है, कोई आपका ईंधन है, कोई गैस है, उसको आपने जला दिया, जलाने के बाद क्या गैस उसमें दोबारा जब तक आप नहीं भराएंगे आएगा? नहीं आए। यानी कहने का मतलब जो जल गया, जो खत्म हो गया, वो हमारा केमिकल। ये वालों का सही आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हम लोगों को पता करना है। तो मक्खन का खट्टा होना, हाँ जी यही आपका जो है केमिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। CO2 का ये तो हमारा फिजिकल हो गया, गर्म होना ये भी आपका फिजिकल हो गया, चुंबकीकरण ये भी आपका क्या होगा भैया, फिजिकल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सभी लोग 1 मार दीजिए, इनका भी ऑप्शन नंबर 1 आएगा सही, और सही आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है यहां तक मेरी बात? बिल्कुल ही क्लियर होगा सर लोग। आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? देखिए दो चीज याद रखिएगा, लोहे में जंग कैसे लगता है? तो लोहे में जंग इस प्रकार से लगता है, क्या होता है, जब लोहे को हम वातावरण में खुली जगह में छोड़ देते हैं तो वातावरण में मौजूद जो हमारा जल वाष्प है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, उस पर एक परत निर्मित हो जाती है भूरे कलर की, तो हम लोग ने रस्टिंग नाम दिया है, जंग लगने का नाम दिया जाता है। एक्चुअल में वो होता क्या है, तो जंग लगना तो आप लोग फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। का आयरन का जो ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, जिसको Fe2O3 कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। और ये जो आपका परिवर्तन है ये हमारा केमिकल चेंज, कौन सा चेंज है? आप कहेगा सर ये रासायनिक परिवर्तन का। ये पूछा जाता है लोहे में जंग लगने के कारण उसका जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या पूछ लिया हमसे? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप लोगों से पूछ लिया। तो देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, इस चीज को समझिए। सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाना, गैस का बन जाना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बन जाना ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल कभी भर भर के पूछा गया है। याद रखिएगा, आपका कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। ये सब क्या है, ये हमारे ऊर्ध्वपातन विधि के एग्जाम। अगला देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, या फिर आपका हो जाएगा हमारा आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी लोग डिस्ट्रिक्ट मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ आप लोग इस बारे में शेयर भी करेंगे। जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? रूटीन हमने चर्चा कर लिया है कि सवेरे 7 बजे आपका केमिस्ट्री,
दोपहर 2 बजे बायोलॉजी, शाम 4 बजे आपका ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास, और शाम 7 बजे आपके फिजिक्स के सेशन जो है आपको स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इन सभी सेशन में आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का काम करिए। तो मिलेंगे कल आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।